हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 लक्ष्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिमिट। ज्यादातर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी लिमिट वर्ड ही यूज करते हैं, क्योंकि लक्ष्य वर्ड वो लोग ज्यादा बोलते नहीं हैं। इवन इसके बाद वाला जो चैप्टर है डिफरेंशिएशन, जिसको हम विकलन भी कहते हैं, ज्यादातर बच्चे डिफरेंशिएशन ही कहते हैं। तो याद रखना है, मैं ज्यादातर जगह वर्ड लिमिट ही यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि इस चैप्टर के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और आने वाले आप कॉलेज में जब जाओगे तो एक टॉपिक आता है कैलकुलस, उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। ये चार के चारों जो टॉपिक है ना, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और यही वजह है कि इन टॉपिक्स को यहाँ पे बेसिक से पढ़ना अच्छे से बहुत जरूरी है। इसलिए जो आज की क्लास होने वाली है वो फुल्ली बेसिक पे ही डेडिकेटेड होगी। यानी जितना भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो आपको जानना जरूरी है लिमिट से रिलेटेड, ताकि आने वाले समय में आपको इस चैप्टर को लेके कोई टेंशन ना रहे, आपको आइडिया रहे कि ये चैप्टर में क्या है और ये चैप्टर आपको क्या सिखाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ लिमिट। लिमिट का मतलब नॉर्मली क्या समझते हैं लोग। लोग बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि अपनी लिमिट में, अपनी हद में, अपनी औकात में, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, अक्सर आपने सुना होगा। तो लिमिट, हद, औकात, ये सब एक दूसरे के क्या है, ये कहते हैं ना सिमिलर वर्ड है, यानी समानार्थी शब्द हैं। लेकिन लेकिन स्टेट की भाषा में कहूं या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की भाषा में लिमिट का मतलब क्या होता है, या इस चैप्टर में जो हमें बताया गया उसमें लिमिट का मतलब क्या है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे समझाना चाहूंगा। ध्यान से सुनना। जो भी मैं नोट्स यहाँ पे बनाऊंगा, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। जो जरूरी होगा वो मैं आपको बता दूंगा, भाई इसको लिख लो, इसको रख लो। बाकी जो जरूरी नहीं होगा उसको आप बस ध्यान से सुन लेना। जहां पे इंपॉर्टेंट होगा एक्स्ट्रा मैं वहां पे बता दूंगा, इसको लिख लेना। ठीक है। और जो आज की क्लास होने वाली है, ये क्लास के बारे में पहले ही बता दूं कि ये क्लास वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होगी इस चैप्टर की। इस क्लास के बाद आपको जितने भी टॉपिक्स आएंगे आने वाले समय में, वो सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, आज एक ही क्लास में मैं सारे बेसिक्स एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जितना हो सके उतना अधिक से अधिक अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश पूरी करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। हमारा जो ये चैप्टर लिमिट वाला है, ध्यान से सुनना। हमारा जो ये चैप्टर लिमिट वाला है, यानी कि जिसको हम लक्ष्य कहते हैं या लक्ष्य कहते हैं, ये जो चैप्टर है ना, बेसिकली ये हमारा चैप्टर 11th में जो था, एक चैप्टर 11th बोल रहा हूं, सॉरी, क्लास 11th में एक चैप्टर था। ध्यान से सुनना इस बात को। क्लास 11 में अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा, तो उसमें एक चैप्टर था जिसका नाम था फंक्शन। ध्यान से सुनना, क्या नाम था उसका, फंक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं फलन। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, फलन। हमने इसमें पढ़ा था कि जैसे जो भी फलन होता है, ठीक है, उसमें अगर हम कोई भी एक निश्चित मूल्य रखते हैं, ध्यान से सुनना, हमारे पास जो भी फलन होता है या जो भी फंक्शन होता है, अगर हम उसमें कोई एक निश्चित मूल्य रखते हैं, ध्यान से सुनना, एक निश्चित मूल्य हैं, तो उसके अनुरूप, ठीक है, अनुरूप हमें का एक निश्चित मूल्य प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। देखो ये लाइन जो मैंने लिखी है ना, ये मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखी है, या यूं कहूं कि ये मैंने कहीं बाहर से मैं लेकर आया, ये आपके बुक में दिया हुआ है। पर कहते हैं ना कि कंसेप्ट समझने की बात होती है। चीजें तो बहुत कुछ लिख के दी गई हैं, समाज में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन आप उसको कितना कैच कर पाते वो मीन होता है। तो मेरा काम यही है कि मैं आपको समझाऊं कि जो चीजें आपके पास अवेलेबल है, आपको उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उनका उपयोग कैसे करना है। तो ध्यान से सुनना। हमारे पास जो भी फंक्शंस होते हैं, या हम कहते हैं उसको फलन, हमारे पास जो भी फलन होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक निश्चित मूल्य रखते हैं। तो जब एक निश्चित मूल्य रखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो उसके अनुसार हमें एक निश्चित मूल्य प्राप्त होता है। यही हमारा क्या था, फलन। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कि मान लो अगर सवाल में ऐसे लिखा रहता है एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स का मतलब, एफ का मतलब होता है फंक्शन, राइट। एफ ऑफ एक्स अगर मान लो ऐसा लिखा होता है कि 3x+1, ध्यान से सुना क्या लिखा होता है, 3x+1, और आपको क्वेश्चन में कहता है कि एक काम करो भाई, x इज इक्वल टू 2 रख के सॉल्व करके बताओ। क्या बोलता है, x इज इक्वल टू 2 रख के सॉल्व करके बताओ। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिखते थे, f(2) इज इक्वल टू 3 × x की जगह पे 2+1, तो 3 × 2 यानी 6+1, ये कितना होता है, 6+1 यानी कि 7। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हमको एक वैल्यू मिल गई है
f(2) इज इक्वल टू 7। ये हम ऐसा उसको जवाब देते जो हमें एक क्वेश्चन पूछता था। लेकिन अब इसी के आगे स्टार्ट होता है लिमिट। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल होते हैं उसमें हम हर प्रकार की वैल्यू को नहीं रख सकते। हर प्रकार की वैल्यू का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब जैसे कि मान लो आपको एक और फंक्शन दिया हुआ है, जो फंक्शन है आपका x² - 9 डिवाइडेड बाय x-3। ये एक दूसरा फलन दिया हुआ है, ठीक है। पहला फलन तो ऊपर मैंने लिख दिया था, ये दूसरा एक फलन दिया हुआ है, ठीक है। इज इक्वल टू 2 रखता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं एक x इज इक्वल टू 2 रखता हूं तो इसका मतलब ये हुआ इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसका फलन या फंक्शन, ठीक है, का हल पॉसिबल है। ध्यान से सुनना। लेकिन कैसे पॉसिबल, मैं रख के भी दिखा देता हूं कि अगर मैं x की जगह पे 2 रखता हूं तो यहाँ पे x² है, यानी 2² - 9 डिवाइडेड बाय 2 - 3। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, -9 डिवाइडेड बाय -1। तो ये हो जाएगा, 4 में से 9 जाता कितना आएगा यहाँ पे -5। तो ये हो जाएगा -1। तो ये कैंसिल होकर आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। कहने का मतलब क्या है, इसका आंसर पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इसका हल पॉसिबल है। लेकिन अगर यही मान लो मैं रख देता हूं x इज इक्वल टू 3, मैंने क्या रख दिया, x इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फंक्शन का हल, यानी इसकी वजह से इसका फंक्शन जो होगा वो, ध्यान से सुनना, इसका फंक्शन या फलन का हल पॉसिबल है कि नहीं है, सोच के जवाब देना। है कि नहीं है, इसका हल करोगे तो आंसर आएगा। करके देखो, पॉज करो और करके देखो आता है कि नहीं है। तो फिलहाल आंसर रहेगा नहीं है। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ, तो ध्यान से सुनना। अब मैं वहीं पे सेम वही करता हूँ, x² डिवाइडेड बाय -9, फिर x-3 था। अब मैं इसको यहाँ पे x की जगह पे 3 रखता हूँ, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -9, फिर डिवाइडेड बाई 3 - 3। तो यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर करो तो 9 - 9 डिवाइडेड बाई 0, यानी आ जाता है 0 डिवाइडेड बाई 0। अब देखो क्या आ गया है, 0 डिवाइडेड बाय 0। अब 0 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इसका हल जो है वो अनडिफाइंड, क्या है, अनडिफाइंड है। इसी को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कि भैया इसका हल जो है वो अनियमित है, अनिश्चित है, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा क्या होगा। तो अब होता क्या है कि हमारे पास जो भी फलन अवेलेबल होते हैं, यानी हमारे पास जो भी फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, उसमें हम सभी प्रकार की वैल्यूज को रख के हम सॉल्व नहीं कर सकते। यानी जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जो जिंदगी में असली में अवेलेबल है, ठीक है, रियल नंबर्स जो हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको रखना चाहें तो हम रख के उनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं करवा सकते, यानी हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो होता क्या है, तो हमें करना पड़ता है दूसरे रास्ते का इस्तेमाल। अब बोलोगे सर दूसरा रास्ता क्या है, तो दूसरा रास्ता ये है, तो अब मैं आपको लिख के समझा देता हूं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है वो ध्यान से सुनना। इसलिए हमें दूसरा रास्ता फॉलो करना पड़ता है, और वो ये है कि हमें जो f(3) था, f(3) का मतलब x की जगह पे जो मैंने यहाँ पे 3 रखा था, ध्यान से सुनना, x की जगह पे जो यहाँ पे मैंने 3 रखा था, हमें क्या करना पड़ता है, उसका एक अंदाजित मूल्य निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, उसका एक अंदाजित मूल्य, यानी जिसको हिंदी में आपके कहा जाता है आसादित मूल्य। क्या कहा जाता है, आसादित या अंदाजित। इसको इंग्लिश में कहते हैं अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकाल, ठीक है, अंदाजित या आसादित वैल्यू प्राप्त करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। अब बोलोगे सर कि ये इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से सुना, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब देखो ये हुआ कि f(3) से आपका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उससे हमें क्या मिल जा रहा है, अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है, इनडिटर्मिनेट वैल्यू मिल रही है, या अनियमित कीमत मिल रही है। तो अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हमें f(3) का आसादित मूल्य यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी इसके आसपास की कीमतों को देखना पड़ेगा, ना कि 3 को। तो इसको हम कैसे लेके चलते हैं, इसको मैं आपको अलग तरीके से लिख के बताता हूं। जैसे कि मान लो ये एक लाइन दिया हुआ और यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा है, और इस गड्ढे में मैंने रख दिया है 3। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं अलग तरीके से समझाता हूँ, ये, ठीक है,
यहाँ पे मैंने 3 रख दिया है। अब ये कह रहा है कि 3 रखोगे तो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि मैं इसको तो लेके नहीं चल सकता, लेकिन इसके पहले कोई भी वैल्यू को लेके चल सकता हूँ, या इसके बाद की कोई भी वैल्यू को लेके चल सकता हूँ, या यूं कहूं कि इधर से कोई भी वैल्यू आ सकती है या इधर से कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन वो 3 पर नहीं आएगी। क्यों 3 पर नहीं आएगी? क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर 3 पर आएगी तो जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, अनडिटर्मिनेंट हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड का लिमिट बोलेंगे, इसको राइट हैंड का लिमिट बोलेंगे, या राइट साइड का लिमिट बोलेंगे, लेफ्ट साइड का लिमिट बोलेंगे। लिमिट का मतलब क्या हुआ कि आपने उसको क्या कर दिया है, एक सीमित कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है, सीमित कर दिया है, यानी कि आपने एक लक्ष्य दे दिया है। बात समझे कि नहीं समझे? लिमिट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा लक्ष्य, लेकिन याद रखना है हमें यहां पर नहीं आना है। मैं लिख देता हूं, यहां पर नहीं आना है, क्योंकि अगर यहां पर आएंगे तो वैल्यूज नहीं मिलेंगी। तो हमें कोशिश करना है, क्या कोशिश करना है, कि हम यहां तक आके अटक जाएं। मतलब ये हुआ कि या तो यहां रहेंगे, ध्यान से सुनना, या तो यहां रहेंगे, कहां पे, ये लाइन से पहले, या तो हम इस लाइन से पहले यहां तक रहेंगे पर वापस टच नहीं करेंगे, या तो यहां रहेंगे, या तो यहां रहेंगे, या तो तब टच नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से लिख के समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा नीचे चलते हैं दूसरे वाले पेज पे। अब ध्यान से सुनना, जैसे कि हमारा जो x था वो कितना था, 3 था। मैंने कहा x को अगर मैं 3 लेके चलता हूं तो हमें 0 डिवाइडेड बाय 0 मिल रहा है, यानी आसादित मूल्य हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम 3 के करीब आए। ध्यान से सुना, मैंने क्या कहा, हमें 3 के करीब आना है, लेकिन टच नहीं करने देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से आना है या तो राइट हैंड साइड से आना है, पर हमें टच नहीं करने देना। अब बोलोगे सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मतलब क्या हुआ? तो अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूं तो इसके पहले क्या होगा, यहाँ पे 3.1 ऐसा कुछ होगा, और इसके पहले 2.9 होगा। मतलब इसके पहले 2.9 वाले से लेना, और इसके बाद 3.1 से। मतलब क्या होगा कि अब मैं x की जो वैल्यू है वो मैं लूंगा 2.9। क्या लूंगा मैं? 2.9। तो हमारा एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? तो हमारा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 5.9। अब बोलोगे सर 5.9 कैसे आया? अब ध्यान से सुनना, इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन करके मैं खत्म करके बताता हूं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे जगह है एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 है। कट पिट करेंगे अगर इसको, या मैं छोटी वैल्यू ले लेता, काम करते इसको कट पिट करके डायरेक्टली मैं छोटी वैल्यू लेता, यानी कि एक्स प्लस 3। मैथ अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ये कट हो जाए, कैसे कट हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स प्लस 3, और ये x माइनस 3। मैंने वैल्यू थोड़ी बड़ी ले ली थी, इसके लिए ऐसा होगा, बाकी से कट पिट करेंगे तो सॉल्व तो होगा ही। तो हमारा x प्लस 3 बचा हुआ है, राइट। अगर x प्लस 3 बचा हुआ है तो मैंने आसादित मूल्य जो निकालना है, तो मैंने यहाँ पे 2.9 लिया, तो आंसर कितना है, 5.9 आया। अब मैं यहाँ पे अगर 2.99 ले लेता हूँ, कितना लेता हूँ, 2.99, तो कितना आ जाएगा, ये 5.99 आ जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा, 5.99। और अगर मैं यहाँ पे अब 2.999 ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5.999। मतलब देखोगे तो किसके करीब आ रहा है, 6 के करीब आ रहा है ना। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ये 6 के करीब आएगा। क्लियर हुआ इतना? ये कौन सा वैल्यू साइड लिया था हमने, ये हमने लिया था लेफ्ट हैंड का। अब हम राइट हैंड का लेके देखते हैं। राइट हैंड का मतलब मैंने बोला 3 से थोड़ा सा ज्यादा, बट ज्यादा नहीं। तो 3.1 लेंगे। याद रखना है ये एक पॉइंट, देखो याद रखना है, 0.1 माइनस करना है और 0.1 प्लस करना है। एक माइनस होता है और एक प्लस होता है, इसीलिए हम इसको पता है कैसे लिखते हैं, हम इसको बोलते हैं पड़ोसी के मूल्य। क्या बोलते हैं, पड़ोसी। थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको। चलो ये मैं आगे बताऊंगा पड़ोसी की मूल्य क्या है, तो पहले अभी यहाँ पे थोड़ा देख लो। 3.1 है, तो अगर 3.1 है तो आपका आंसर होगा 6.1, और मैं यहाँ पे 3.01 लेता हूं तो आंसर होगा 6.01। अब 3.001 लूंगा तो 6.001, यानी इसी तरह से जो है वो कहानी चलती रहेगी। और ये भी हमारा किसके करीब है, 6 के करीब है। क्लियर हुआ इतना? अब इससे क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हमारा जो x का मूल्य होगा, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे हमारा जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे जैसे आप सुन लो ध्यान से, जैसे जैसे हमारा जो मूल्य है वो 3 के करीब आता है, ध्यान से सुनना, किसके करीब आता है, 3 के करीब आता है, वैसे वैसे हमारा जो वैल्यू है वो किसके करीब आता है, 6 के करीब आता है। क्लियर हुआ इतना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 को सॉल्व करते हैं, तो हमारा एफ ऑफ 3 यानी कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6। आसादित मूल्य कितना निकल जाएगा,
6 निकल जाएगा। क्लियर हुआ इतना? एग्जैक्टली वैल्यू डायरेक्टली रख के नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन आसादित मूल्य से हम निकाल सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट में कहूं, जैसे मैंने भी बोला ना पड़ोसी वाले बात, तो उसी को मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। शॉर्ट में कहता हूं तो हमें किस पे ध्यान देना होता है? नेबर्स पे ध्यान देना होता है। किस पे ध्यान देना होता है? नेबर। नेबर का मतलब इसको हम हिंदी में कहते हैं सामीप्य वैल्यू पे, यानी सामीप्य की कीमत पे ध्यान होता है, सामीप्य। और एकदम भाषा में जाऊं, लोकल भाषा में, तो इसको हम बोलेंगे पड़ोसी पर ध्यान देना होता है। किस पर ध्यान देना होता है? पड़ोसी पे। नेबर का मतलब भी पड़ोसी होता है, लेकिन सांख्यिकी की भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं? सामीप्य, यानी कि जो सबसे समीप हो उसकी वैल्यू को हमें देखना होता है। क्लियर हुआ इतना? यानी कि जब हमारा एक्स जो वैल्यू होता है रखने से डायरेक्टली 0 आ जाता है, तो हमें समीप की वैल्यू को देखना पड़ता है। और समीप की वैल्यू को जब हम देखते हैं तो इससे हमें एक बात पता चलता है कि जितना जितना हम करीब आते हैं, ध्यान से सुनना, क्या पता चलता है? कि हम जितना वाला वैल्यू लेंगे, जितना करीब वाला यानी नजदीक वाला वैल्यू लेंगे, उतना ही एग्जैक्ट अनुमान निकलता है। क्या निकलता है? अनुमान निकलता है। समझे कि नहीं समझे? अब मैं आपको बताऊं कि आपकी बुक में ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फुटबॉल का। अगर आप उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे, फिलहाल मैं दिखा देता हूं, मेरे पास तो बुक है भी यार, काहे टेंशन ले रहे हैं। जैसे ये जो फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया, बहुत बढ़िया दिया हुआ है, पर मैं चाहता था कि पहले मैं अपनी लैंग्वेज में समझा, तो मैंने अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अब ये फुटबॉल वाला एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मान लो अगर आप मैच देख रहे हो, ठीक है, मैच देख रहे हो, 3:58 पे ये सिचुएशन है, ठीक है, 3:59 पे ये सिचुएशन दिख रहा है ना। देखो ये इतने दूर थे, दिख रहा है कि नहीं? पेन चेंज कर देता हूँ, शायद कलर दिखे। देख रहे हो, ये इतने दूर थे, फिर ये अब इतना नजदीक आ गया। फिर देखो 14 पे आपका क्या हुआ, यानी 2 बजे आपका जो था ये बफर करने लगा, यानी कि नेट आपका रुक गया। और फिर सडनली अगर आपने देखा 14.1 पे, तो ये कुछ ये सिचुएशन हो गई थी। फिर 14.2 पे ये तो आगे बढ़ के गेंद जो था वो गोल हो गया। राइट। अब हुआ क्या सिचुएशन, आपको यही नहीं पता चला कि ये 14, ये जो आपका 3:13:59 था, यानी 1:59 के और 14:01 के बीच में क्या हुआ। तो अब इसके बीच में देखोगे तो 2 सेकंड का गैप है। 2 सेकंड ज्यादा नहीं होता, पर उसी सेकंड में तो खेला हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम करीब जाएंगे, यानी 13:59, यानी 13:59 से लेके 14:59 के जितना करीब हो सकता है उतना करीब जाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसके जितना करीब जाएंगे, यानी 14 मिनट 1 सेकंड के हम जितना करीब जाएंगे, उतना हमें सही अंदाजा लग पाएगा कि उस सेकंड पे, उतना सही अंदाजा लगेगा कि उस सेकंड में क्या ऐसा हुआ था कि जिसमें ये गोल हो गया। क्लियर है इतना? तो यही है आपका लक्ष्य, यही है आपका लिमिट, यही है आपका आसादित मूल्य। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीजें बताता हूं। तो था आपका बेसिक थ्योरी। अब यहां से जो लक्ष्य है वो यही बताता है कि आसादित मूल्य निकालने की एक प्रक्रिया है। ध्यान से सुनना, जो हमारा लक्ष्य है, अगर कोई पूछे कि लक्ष्य क्या है या लिमिट क्या है, तो अब जवाब देना कि जो लिमिट है यह एक विश्वसनीय, ध्यान से सुनना, यह एक विश्वसनीय, इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया, अंदाजित मूल्य प्राप्त करने की विधि है। प्राप्त करने की, और एग्जांपल दूं मैं, अभी सडनली मुझे याद आया, शायद आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि जब कहीं आप घूमने जाते हो, जैसे मान लो कि आप आपस में मिलके टूर पे जा रहे हो, ठीक है, अब आपको रास्ता नहीं पता लेकिन आप निकल गए हो। जैसे मान लो कि आपका घूमने का मन था गलतेश्वर, ध्यान से सुनना, गलतेश्वर नहीं है, गलतेश्वर है, बीच में एल है। का गलतेश्वर घूमने का मन था, आपको रास्ता नहीं पता, लेकिन इतना आपको पता है कि किस साइड से निकलना है, तो आप निकल लिए। फिर थोड़ा दूर पहुंचे, किसी से रास्ता पूछे, उसने बताया, फिर आगे बढ़े, फिर पूछे, किसी ने बताया, फिर आगे बढ़े, फिर पूछे, आगे बताया। अब होता क्या, जितना जितना आप नजदीक पहुंचते जाओगे, उतना उतना आपको रास्ते का सही अंदाजा मिलते जाएगा। मतलब जो आपको जानकारी देंगे रास्ते का, वो एकदम सटीक रास्ता का जानकारी देंगे, क्योंकि वो गलतेश्वर के सबसे नजदीक है। और यही तो लिमिट है। लिमिट यही कहता, तुम जितना मेरे करीब आओगे उतना तुमको मैं सही वैल्यू दूंगा, नहीं आओगे तो मैं बर्बाद कर दूंगा।
बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना। अब एक चीज और डाउट होता है बच्चों को कि सर इसको लिखते कैसे हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये एक ऐसी लाइन बनती है जैसे ये लिमिट लिखा हुआ है, उसके बाद ऐसे एक्स बनता है और एक ऐसे तीर बनता है, और यहाँ पे कोई वैल्यू होती है, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे 2 है, तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। क्या बोलते हैं? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। मतलब ये है कि जो लिमिट है उसने ये कहा कि x की वैल्यू जो है वो टेंड हो रही है। टेंड का मतलब होता है अप्रोच करना, यानी उसकी तरफ बढ़ रही है। किसकी तरफ बढ़ रही है? 2 की तरफ बढ़ रही है, तो अप्रोच होता है। ठीक है, अप्रोच होना, ये वर्ड आपको याद रखना है कि इसको हम क्या बोलते हैं? टेंड्स टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंड्स टू बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ परिभाषाएं देखते हैं, तो और भी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो उम्मीद करना फिलहाल इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसका एक परिभाषा बनता है, किसका? लक्ष्य का। कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी लगभग बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये पूछा गया जाता है कि ये इसका अर्थ बताओ, ऐसा लिखा रहता है, बोलता है इसका अर्थ बताओ। ठीक है, अब अर्थ कभी पता होगा जब आपको इसको पढ़े होगे, लेकिन मैं आपको परिभाषा जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, कहानी दिया है, इस कहानी के दम पे मैं आपको परिभाषा बताता हूं, बड़ी आसानी से याद कर लोगे। ध्यान से सुनना। यदि आपने देखा यहाँ पे एक्स को ध्यान में ले रहे हैं, हमारे पास एक्स की वैल्यू थी कि नहीं थी, कहाँ गया, ये रहा। तो ये एक्स क्या होता है? एक चल होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि किसी चल एक्स का मूल्य, ध्यान से सुनना, यदि किसी चल एक्स का मूल्य, ध्यान से सुनना इसको, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। यदि किसी चल एक्स का मूल्य घटाते या बढ़ाते, ठीक है, घटाने या बढ़ाने, बढ़ाते किसी निश्चित संख्या, ठीक है, ए के समीप लाया जाए। अब बोलोगे सर ये ए क्या है, तो मैंने ऊपर लिखा है कि जैसे मान लो ए की कीमत है 2, तो यहाँ पे तो हमको 2 नहीं लिखा है ना, हमको ए ही लिखा है। तो मैंने क्या लिखा कि यदि किसी चल एक्स का मूल्य घटाते या बढ़ाते समय हम किसी निश्चित संख्या, जिसको हमने नाम क्या दिया है, हमने नाम दिया है ए, और आपने ये देखा कि हम घटा और बढ़ा रहे थे, एक साइड हमने घटाया था और एक साइड हमने बढ़ाया था। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो घटाते वाला था, और जो हमारा राइट हैंड साइड था वो बढ़ाते वाला था। तो हमने क्या किया, किसी चल में एक्स का जो मूल्य था या तो घटाते रहे या तो बढ़ाते रहे, और इससे क्या होता है, हम किसी निश्चित संख्या ए, यानी कि हम जो हमारा वैल्यू दिया होता है उसके हम क्या करते हैं, समीप आ जाते हैं। यानी समीप आया जाए, तो अगर समीप आ गए हैं तो क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ये जो एक्स है यह ए के अनुलक्षित है। क्या बोलेंगे? अनुलक्षित है। अनुलक्षित का मतलब ही होता है टेंड होना, यानी उसकी तरफ झुका हुआ है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैंने ये टेंड वर्ड पहले ही समझा दिया था। क्लियर है? और इसको संकेत में हम दर्शाते हैं एक्स टेंड्स टू ए। क्या दर्शाते हैं? संकेत में एक्स टेंड्स टू ए। क्लियर हुआ इतना? एक्स लिमिट ए भी हम पढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर एक्स की वैल्यू ए है तो एक्स का जो मूल्य होगा, ध्यान से सुनना, एक्स का जो मूल्य होगा ए के एकदम समीप होगा, यानी कि अत्यंत, ए के अत्यंत समीप होगा। लेकिन कहीं भी x की वैल्यू a के इक्वल पॉसिबल नहीं है। अगर इक्वल पॉसिबल होता तो हम डायरेक्टली रख के सॉल्व कर लेते, यानी हमें डायरेक्टली अंदाजा मिल जाता, तब हमें आसादित मूल्य निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें अनुमान करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें नजदीक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वैल्यू डायरेक्टली मिल गया है तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? तो ये है आपका x टेंड्स टू a का अर्थ। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये 3 बातें जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है वो याद रखना है। यहाँ पे ये जो भी मैंने एक्सप्लेन किया इसको आप थोड़ा ध्यान रखना, ये आपको हेल्प करेगा कंसेप्ट को समझने में, ठीक है, थियोरी को समझने में। फिलहाल अभी इस क्लास में, अभी तो मैंने जितना बताया ना उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी का मैंने इस जो ये चैप्टर है उसका बैकग्राउंड समझाने के लिए आपको बताया, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगे कि इसका रियल लाइफ में यूज है। अब बोलोगे सर कहाँ यूज है, तो कंपनियों में यूज है, जो रिसर्च करते हैं वहां यूज है। देखो रिसर्च में क्या होता है, जब बड़ी इंफॉर्मेशन होती है ना, तो जैसे जैसे छोटी इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे वो इंफॉर्मेशन सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां पे हम लिमिट का यूज करते हैं, यानी अपनी वैल्यूज को लिमिट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 परिभाषाएं हैं, आपको कुछ याद रखना है, जो आपके बुक में है मैं आपको दिखा देता हूं।
लिख के टाइम वेस्ट करने से बेटर है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, एक वास्तविक रेखा और एक अंतराल रेखा। इसके अलावा ये सारी चीजें भी आप पढ़ लेना, ये बहुत सिंपल सिंपल है, ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस ये मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि जिस रेखा के बिंदु वास्तविक संख्याएं हो, ध्यान से सुना, जिस रेखा के बिंदु वास्तविक संख्याएं हो ऐसी रेखा को वास्तविक रेखा कहते हैं। और किसी भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच की संख्या हो, ध्यान से सुना, ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, एक मिनट। वाले में क्या लिखा है कि किसी भी दो वास्तविक संख्याओं के, ध्यान से सुना, किसी भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच की, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, अंतराल। अंतराल का मतलब क्या है, दो संख्याओं के बीच की संख्या है। तो बात खत्म करते हैं, ये नॉर्मल था। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखना है, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में कंफर्म है, एवरी ईयर सवाल आता ही आता है। आने वाली क्लास में मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, पर आपका काम होगा इन तीनों फॉर्मूलाओं को याद रखना। मैं 3 फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। पहला मानांक, पहला क्या है, मानांक, ये बचपन में पढ़ा होगा। दूसरा सामीप्य, सामीप्य मतलब मैंने बता दिया था, पड़ोसी। सामीप्य, सामीप्य का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेबरहुड, हम क्या कहते हैं, नेबरहुड। उसके बाद तीसरा आता है आपका इंटरवल, क्या आता है, इंटरवल। इंटरवल का मतलब यहाँ पे, एक मिनट रुक जाए, इसको हिंदी में पहले लिख देता हूं, अंतराल। इसको क्या कहते हैं, अंतराल। और अंतराल को हम क्या कहते हैं, इंटरवल फॉर्म, इंटरवल, ठीक है। अब ध्यान से सुना, इनका एक फॉर्मूला होता है, मानांक यानी कि जो आपका मॉड्यूलस होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x-a मानांक लेस देन डेल्टा। क्या होता है, x-a मानांक, ये मानांक के अंदर होगा और लेस देन डेल्टा होगा। अच्छा, एक बात याद रखना है कि जब कोई भी संख्या, कोई भी चीज आपको मानांक में दर्शाते हो, तो याद रखना है इसका जो मूल्य होता है वो हमेशा कैसा होता है, वो अऋण होता है। कैसा होता है, अऋण होता है। क्योंकि मानांक से बाहर निकालने के बाद कोई भी संख्या साइन में प्लस हो जाती है। जैसे अगर -10 लिखा हुआ है, इसको बाहर निकालोगे तो ये 10 हो जाएगा, और यही +10 लिखा है तो ये ऑलरेडी 10 ही होने वाला है, ठीक है। दूसरा आपका आता है सामीप्य। अब सामीप्य क्या है, तो सामीप्य का फॉर्मूला होता है एन ए डेल्टा। क्या होता है, मतलब ये बोल रहा है कि जो आपका ए है और डेल्टा के एकदम पड़ोसी है, यानी ए और डेल्टा क्या है, पड़ोसी, ऐसा बोल रहा है, क्लियर है। उसके बाद आपका आता है अंतराल। अब अंतराल का मतलब क्या होता है, ए माइनस डेल्टा, यानी जो आपकी वैल्यू है उसके, उसमें से डेल्टा माइनस कर दो, और दूसरा है उसमें डेल्टा प्लस कर दो, राइट। यानी दो चीजें हैं, एक में डेल्टा माइनस कर दो और एक में डेल्टा प्लस कर दो। अब ये डेल्टा पूछोगे तो क्या है, तो डेल्टा वही है जो आपका सामीप्य निकालने की वैल्यू है। जैसे ये जो ऊपर मैंने लिखा था ना 0.1, कहाँ गया, मैंने कहीं लिखा था, कहीं लिखा था, शायद मिटा दिया। ये देख रहे हो ना 0.1, दिख रहा है कि नहीं, फिर यहाँ पे भी 0.1 प्लस किया है, तो ये जो 0.1 है प्लस माइनस किया है, यही आपका हो जाएगा डेल्टा। क्लियर है, तो इसको आपको याद रखना है, ये 3 फॉर्मूला है, मानांक का x-a लेस देन डेल्टा, और सामीप्य का कैपिटल N a और डेल्टा, और a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, सॉरी प्लस डेल्टा होगा ये, a माइनस डेल्टा और ये a प्लस डेल्टा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। इसमें आपका मैंने सारा बेसिक्स खत्म कर दिया है, और इस चैप्टर के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ गया है कि क्या है इस चैप्टर को, ताकि पढ़ने में आपको अच्छा लगे, इसलिए मैंने सारी बातें बताई। तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, चैनल को अपना जितना हो सके उतना सपोर्ट बना के रखो इसको, ठीक है। कोशिश यही है कि आपका ये जो एग्जाम खत्म होने वाला है, यानी आने वाला है, सॉरी खत्म नहीं, आने वाला है, वहां तक एक अच्छा सपोर्ट मिल जाए आपका, ताकि आने वाले समय में जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा ट्रस्ट हो। क्योंकि कई बार बच्चे है ना चीजों को तभी देखते हैं जब वहां पे भाव ज्यादा होता है, भाव का मतलब भीड़ ज्यादा होती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो भीड़ आप इकट्ठा करें, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।